फ्रेंड, बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। तो आज बायोलॉजी की थर्ड वीडियो है जिसका टॉपिक है जीव विज्ञान। 2 वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, प्लीज़ वॉच करें उसे, बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। आप आराम से इसे ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, सुनने से अच्छे से याद होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जीव विज्ञान, इसके डिफिनेशन है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने किया था। ठीक है, इन्होंने किया था, किसने? लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। चलिए सेल पढ़ते हैं, सेल के बारे में। सेल क्या होता है, ऑल अबाउट सेल जानेंगे। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये याद रखने वाली बात है, बहुत बार आता है एग्जाम में। कोशिका विज्ञान की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, इधर देखते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अगर कोशिका का अध्ययन कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस विज्ञान को साइटोलॉजी। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है। कौन सी? तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। किसने किया था? इसके सिद्धांत का, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। केंद्रक का भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोशिका के निर्माण में। चलिए ये संतुलित आहार पे चलते हैं। तो वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, ये संतुलित आहार के प्रमुख तत्व हैं। अब कुछ विटामिन हैं, उनके स्रोत हैं, उनकी विशेषताएँ हैं और कार्यकी है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। एक तरफ नाम है विटामिन का, फिर स्रोत है, फिर कार्यकी है, फिर कमी का प्रभाव है। तो चलिए विटामिन ए है, जिसे रासायनिक भाषा में रेटिनॉल कहते हैं। इसके स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। और इसकी कार्यकी क्या है? ये कार्य क्या करता है? तो दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथेलियसी स्तरों की वृद्धि एवं विकास। ठीक है, और इसका कमी अगर होता है, विटामिन ए की कमी होती है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्कोष्ठ, रतौंधी, कुंठित वृद्धि। ठीक है, रतौंधी खास करके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसके स्रोत हैं मक्खन, यकृत, गुर्दे, अंडे, मछली का तेल, त्वचा और ईस्ट। और सूर्य में ईस्ट, ये सूर्य के प्रकाश में भी इसका संश्लेषण होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी मिलता है। इसके कार्यकी क्या है, क्या कार्य करता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि करता है। ठीक है, इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं विटामिन ई के बारे में। इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसके जो स्रोत हैं, कहाँ से हमें किस चीज़ से मिल सकता है विटामिन ई? तो तेल से, गेहूँ से, अंडे की जर्दी से और सोयाबीन से। इसकी कार्यकी क्या है, क्या कार्य करता है? तो कोशिका कला की सुरक्षा, जननकी एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, ये कार्य करता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होगा? तो जनन क्षमता की कमी हो जाएगी, जननांग तथा पेशी की कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन के भी चलते हैं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन। और ये कहाँ किस चीज़ को हम इनहेल यानी खाएंगे तो मिलेगा? तो हरी पत्तियों में मिलेगा, अंडे में, यकृत में, टमाटर में, गोभी, सोयाबीन, इन सब में विटामिन के पाया जाता है। और कार्यकी क्या कार्य करता है? ये तो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होगा? तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि रुधिर थक्का नहीं बनाएगा। ठीक है, विटामिन B1 थायमीन, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का थायमीन। और ये किस स्रोत है? इसके स्रोत क्या हैं? तो अनाज है, फलियां हैं, सोयाबीन है, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस, ये सब इसके विटामिन B1 के स्रोत हैं। अब इसकी कार्यकी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का सह एंजाइम। ठीक है, और इसकी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साइंस में वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस है सिलेबस में,
तो वो पूछा भी जाता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। ठीक है, B2 पे चलते हैं। विटामिन B2 में इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और ये इसका स्रोत है हरी पत्तियाँ, पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, यकृत। ठीक है, और इसकी ये कार्य क्या करता है, तो उपापचय में महत्वपूर्ण सहएंजाइमों का घटक है ये विटामिन B2 और इसकी कमी से कीलोसिस होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसे रासायनिक रूप से निकोटीनिक अम्ल के रूप में जानते हैं। क्या है B3 का रासायनिक नाम? निकोटीनिक अम्ल और इसके स्रोत हैं मांस, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा, फलियां। इसका कार्य क्या है विटामिन B3 का? उपापचय में महत्वपूर्ण सहएंजाइम का घटक है ये और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5 यानी कि पैंटोथेनिक अम्ल, रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। इसके स्रोत हैं अंडे, दूध, मांस, मूंगफली, गन्ना और ये कार्य क्या करता है, तो उपापचय के सहएंजाइम A का घटक है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि विटामिन B1, B3, B2, B5 ये सब सहएंजाइम के रूप में कार्य करता है और उपापचय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो B5 की कमी से कौन सा रोग होगा? वृद्धि कम हो जाएगी, चर्म रोग होगा और जनन क्षमता में भी कमी आएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें भी कुछ विटामिन है, तो पढ़ते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम B6 का पायरिडॉक्सिन है। इसके स्रोत होंगे दूध, मछली, मांस, यीस्ट, यकृत, अनाज। कार्य क्या करता है, तो प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम है। ठीक है, इसकी कमी से B6 की कमी से होगा रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। ठीक है, विटामिन H बायोटीन, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन H का बायोटीन और इसके स्रोत हैं अंडा, मांस, गेहूँ, मूंगफली, सब्जियां, फल और इसके ये कार्य क्या करता है शरीर में विटामिन H, तो वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण अभिक्रियाओं में सह एंजाइम का कार्य करता है। ठीक है, और इसकी कमी से विटामिन H की कमी से क्या होगा, तो बालों का झड़ना बढ़ जाएगा, चर्म रोग होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। विटामिन फॉलिक अम्ल है, ये फॉलिक अम्ल का समूह है। नेक्स्ट विटामिन ये है, तो हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, फलियाँ, यकृत, इन सब में ये पाया जाता है फॉलिक अम्ल। और फिर इसी कमी से ये कार्य क्या करता है हमारे शरीर में, तो वृद्धि और रुधिराणुओं का निर्माण करता है, DNA का संश्लेषण करता है और इसकी कमी से विटामिन फॉलिक अम्ल समूह की कमी से क्या होगा, रुधिर क्षीणता होगा, कुंठित वृद्धि होगी, यानी कि वृद्धि जो होगी कम होगी। ठीक है, विटामिन B12 यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन, हम लोग साथ में पढ़ते हैं साइनोकोबालेमिन। तो इसके स्रोत क्या है विटामिन B12 के? मांस, मछली, दूध, अंडा और ये कार्य क्या करता है? वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करता है। विटामिन B12 की कमी से रुधिर क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। ये कहाँ से मिलता है हमें, तो ये सब लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जिसने भी साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो नींबू से, खासकर खट्टे फल में मिलता है, संतरे में, टमाटर में, सब्जियों में। ठीक है, आंवले में भी मिलता है। विटामिन C प्रचुर मात्रा में आंवले में मिलता है। हड्डियों के मैट्रिक्स दांतों के डेंटिन का निर्माण करता है विटामिन C और इसकी कमी से, विटामिन C की कमी से होगा कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। ठीक है, अब चलते हैं मानव शरीर के तो मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं हम। इसका ये क्या करता है, मानव शरीर में क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो पढ़ते हैं। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ये ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है कोशिका के बारे में जब पढ़ रहे थे तभी। तो समान कोशिकाओं के मिलन से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतकों के मिलने से अंग तथा अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र जैसे कि श्वसन, परिसंचरण, तंत्रिका, पाचन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, तो उन्हें हम पढ़ते हैं। अस्थियों की कुल संख्या कितनी है मानव शरीर में? 206। ठीक है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिज, मध्य कड़े में। कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी होती है और सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जंघा में। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है? 33। पेशियों की कुल संख्या 639 से भी ज़्यादा है। ठीक है, सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस। कौन सी? सार्टोरियस। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर से लेकर के 4.9 फीट तक हो सकती है। ये मीटर में 1.5 मीटर में होती है और फीट में क्या? 4.9 फीट।
छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर और फिट में देखें तो 20 फीट होती है। यकृत का भार पुरुषों में होता है 1.4 से लेकर के 1.8 किलोग्राम, ठीक है। और यही यकृत का भार महिलाओं में 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। और फिर आगे पढ़ते हैं तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में। आगे चलते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का इनेमल, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और वही सेल्सियस पैमाने में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? 13.16 ग्राम प्रति DL। और वही महिलाओं में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 11.5 से 14 तक, ठीक है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी WBC की संख्या कितनी होती है? तो 5000 से लेकर के 10,000 तक हो सकती है। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका मोनोसाइट है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन, ठीक है। और फिर रुधिर का थक्का बनने का समय 3 से 6 मिनट का होता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है AB और सर्वदाता रुधिर वर्ग O होता है। यानी कि O ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान को उसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है। O वाले इंसान का ब्लड किसी भी वर्ग के इंसान को चढ़ाया जा सकता है। और AB सर्वग्राही है, यानी कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है AB। सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? 120 प्रति 80 Hg। वयस्क में हृदय गति कितनी होती है? तो 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ खनिज लवण के बारे में पढ़ते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज लवण क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो खनिज शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ, एंजाइमों तथा विटामिनों के लिए आवश्यक है। खनिज श्वसन के बारे में, रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है। इससे शरीर के भार में कमी होती है। यह एक ऑक्सीकरण एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा है यानी लंग्स होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यहाँ पढ़ लेते हैं, इधर कॉर्नर में है। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक श्वसन क्या होता है? शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं, ठीक है। बाह्य श्वसन में क्या होता है? तो फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। श्वसन अंग एवं उनके उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो श्वसन अंग है और उदाहरण है। तो पहला है फेफड़ा। तो फेफड़ा से कौन कौन से जीव श्वसन करते हैं? तो मनुष्य करते हैं, मेढक भी करता है, पक्षी करते हैं, छिपकलियाँ करती हैं, पशु करता है, ठीक। और त्वचा से कौन श्वसन करता है? तो मेढक देखिए फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन करता है। केचुआ त्वचा से श्वसन करता है। गिल्स से कौन करता है? तो गिल्स से श्वसन करता है टैडपोल, मछली, प्रॉन, ठीक है। श्वसन नाल से कौन करता है श्वसन? तो कीट। शरीर सतह से कौन श्वसन करता है? शरीर सतह से अमीबा करता है, युग्लिना करता है। ये तो थे श्वसन के बारे में। अब महत्वपूर्ण खनिज एवं उनके स्रोत पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ से मिलता है और कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है शरीर पे। तो पहला है फास्फोरस। इसके स्रोत हैं दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। इसकी कमी से क्या प्रभाव होगा फास्फोरस के? तो दांत व हड्डियों की दुर्बलता हो जाएगी, शरीर की वृद्धि एवं कार्य की कुंठित हो जाएगी। कैल्शियम का स्रोत है दूध, पनीर, अनाज, हरी सब्जियाँ। और इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? दांत और हड्डियाँ की दुर्बलता हो जाएंगी, ठीक है, कैल्शियम की कमी से। क्लोरीन का प्रमुख स्रोत है खाने वाला नमक, NaCl उसमें होता है, सोडियम क्लोराइड। और इसकी कमी से क्या होगा? तो भूख की कमी होगी, पेशियों की ऐंठन होगी। मैग्नीशियम का स्रोत है अनाज, हरी सब्जियाँ। इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यकी प्रभावित होगी। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है। सोडियम क्या करता है? तो सोडियम खाने वाला नमक है और इसकी कमी से निम्न रक्तचाप, भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन होगी। पोटेशियम को देखते हैं। तो ये मांस, दूध, फल, अनाज, सब्जियां इसमें मिलता है
और इसकी कमी से पेशीय संकुचन एवं तंत्रिका आवेग के संचरण के से संबंधित समस्याएं होंगी। लौह है तो लौह को किस किस स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं? यकृत से, अंडे से, चोकर युक्त आटे की रोटी से, हरी सब्जियों से, गुड़ से, सेब से, केले से। और इसकी कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। ठीक है। आयोडीन का स्रोत क्या है? मछली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आयोडीन नमक है। और इसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का रोग हो जाएगा। कोबाल्ट होता है तो इसके स्रोत हैं कोबाल्ट के दूध, पनीर, मांस। और इसके कमी से रोग होगा रक्तहीनता। आइए पढ़ते हैं मैंगनीज। तो मैंगनीज मिलेगा हरी सब्जियों में, फल में, अनाज में। और इसकी मैंगनीज की कमी से होगा उपास्थि, अस्थि तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता होगा। तांबा का स्रोत है मांस, मेवा, फलियां, हरी सब्जियां। इसकी कमी से रक्तहीनता, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता होगी। किससे? तांबे से। चलिए आगे प्रमुख पाचक एंजाइम एवं उनके कार्य पढ़ते हैं। ये पाचक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पाचक एंजाइम एक तरफ से हैं, स्रोत हैं, फिर कार्य है। तो टाइलिन के स्रोत है लार ग्रंथि। जो हमारे मुंह में लार बनता है ना, तो वो टाइलिन ही है। इसका कार्य क्या है? स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन। एमाइलेज का स्रोत है लार ग्रंथि, अग्न्याशय। और इसका कार्य क्या है? पॉलीसेकेराइड का डाइसेकेराइड में परिवर्तन। पेप्सिन का स्रोत अमाशय है। इसका कार्य है पेप्सिन का प्रोटीन को पेप्टाइड खंडों में तोड़ना। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन का स्रोत है अग्न्याशय और इसके कार्य हैं प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड खंडों में तोड़ना। लाइपेज है, लाइपेज के स्रोत हो जाएंगे अग्न्याशय, तो इसके कार्य हैं लाइपेज के ट्राइग्लिसराइड को वसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड में तोड़ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें पढ़ेंगे हम रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है, कैसे क्या पाया जाता है, इसमें पढ़ेंगे। तो रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, 60% भाग क्या होता है? रक्त का प्लाज्मा। और इसका 90% भाग जल होता है। 7% जो होता है प्रोटीन होता है और 0.9% होता है लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है रक्त में? 90% जल होता है, 60% प्लाज्मा, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज। और रुधिराणु का देख लेते हैं। तो रुधिराणु रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, बी है श्वेत रक्त कण यानी WBC, और सी रक्त विम्बाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। रक्त आधान। रक्त समूह एक तरफ है, रक्त प्राप्तकर्ता वर्ग है, फिर रक्तदाता वर्ग है। तो ये जो रक्त समूह है, ये रक्त प्राप्तकर्ता वर्ग में A और AB है, रक्तदाता वर्ग में है A और O। ठीक है, और फिर रक्त समूह B है, तो रक्त प्राप्तकर्ता वर्ग में B है और AB है, रक्तदाता वर्ग में B और O। और फिर AB रक्त समूह है, तो रक्त प्राप्तकर्ता वर्ग में है AB। ठीक है, AB का रक्त सिर्फ और सिर्फ AB को ही लगेगा, चढ़ेगा। और ये रक्तदाता वर्ग है, यानी कि AB किससे किससे रक्त ले सकता है? तो A से ले सकता है, B से ले सकता है, AB से ले सकता है, O से ले सकता है। ठीक है, अब रक्त समूह जो O है वो किसको किसको, ये किससे किससे रक्त ले सकता है? A से लेगा, B से लेगा, AB से लेगा, O से लेगा। और रक्तदाता वर्ग यानी कि O को रक्त कौन देगा? O देगा, ये सर्वग्राही है O, और AB सर्वदाता है। चलिए रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ते हैं। तो रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, जानते रहिए। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सिरा यानी कि वेन कहते हैं, जबकि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी यानी कि आर्टरी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। रुधिर का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो सभी जीवधारू अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि। वृक्क यानी किडनी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। अंतःस्रावी तंत्र पढ़ लेते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र में 2 प्रमुख प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पहले पढ़ते हैं। यह नलिका युक्त होती हैं तथा इनसे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथियाँ, लाल ग्रंथियाँ इत्यादि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है? यह नलिका विहीन होती हैं तथा इनमें हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन एक प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाए जाते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि आदि। अब प्रमुख बीमारियों तथा उसके प्रभावित होने वाले अंग क्या होते हैं देखते हैं। एक तरफ बीमारी है, उस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होगा वो देखते हैं। तो निमोनिया से प्रभावित होगा कौन सा अंग? फेफड़ा। टाइफाइड से आंत, डिप्थीरिया से श्वसन नलिका, सिफिलिस से जनन अंग, मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क, क्षय रोग से शरीर का कोई भी अंग यानी कि विशेषकर फेफड़ा, आर्थराइटिस से जोड़ों की सूजन, और फिर एक्जिमा से चमड़ी, पीलिया से यकृत, कालाजार से रुधिर, प्लाज्मा व अस्थि मज्जा, सूजाक और श्वेत प्रदर से मूत्र मार्ग, अतिसार से आंत का अग्र भाग, फ्लोरीसी से छाती, पायरिया से दांत तथा मसूड़े, गठिया या ट्यूमेटिज्म से जोड़ों में, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र मांसपेशी, कुष्ठ रोग से त्वचा और तंत्रिकाएं, हैजा से आंत आहार नाल, रिकेट से हड्डियां, गोइटर यानी कि गंडमाल से थायराइड ग्रंथि, कैटेरेक्ट से और ग्लाइकोमा से आँखें, ट्रिकोमा, मायोपिया ये सब आँखों को प्रभावित करती हैं। काली खांसी से श्वसन तंत्र, प्लेग से फेफड़े, लाल रक्त कणिकाएँ, एड्स से संपूर्ण शरीर, चेचक से संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा तथा हाथ पैर, और खसरे में संपूर्ण शरीर, रेबीज या हाइड्रोफोबिया से तंत्रिका तंत्र, बार्टोल्यूज में से तंत्रिका तंत्र, ये सब प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ परजीवी हैं, प्रोटोजुआ और उनसे होने वाली बीमारियाँ हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। तो बीमारी है काला जार, इसका परजीवी है लिस्मैनिया डोनोवानी और इससे प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा और इसका वाहक होता है मच्छर, तो ब्लू मक्खी होता है। लक्षण तेज बुखार। सोने की बीमारी में है सोने की बीमारी, इसका परजीवी है ट्रिपेनोसोमा, प्रभावित अंग है मस्तिष्क और सीसी मक्खी से होता है, वाहक है सीसी मक्खी। लक्षण है नींद, बहुत नींद के साथ बुखार। फिर मलेरिया है, इसका वाहक है परजीवी है प्लाज्मोडियम, प्रभावित अंग है मलेरिया से तिल्ली एवं लाल रक्तकण, वाहक है मच्छर एनाफिलीज। लक्षण है ठंड के साथ बुखार। पायरिया है नेक्स्ट बीमारी, तो इसका परजीवी है एंटामीबिया जिंजीवैलिस, प्रभावित अंग है मसूड़े, इसका वाहक कुछ नहीं है और लक्षण है मसूड़ों में रक्तस्राव। नेक्स्ट बीमारी है पेचिस, इसका परजीवी है एंटामीबिया हिस्टोलिटिका, इसका प्रभावित अंग है आंत, वाहक कुछ नहीं है इसमें। लक्षण है श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग और उनके लक्षण देखते हैं। तो पहला रोग है प्लेग, तो इसके जीवाणु हैं पाशुरेला पेस्टिस, प्रभावित अंग है फेफड़े, कांख, दोनों पैरों के बीच। लक्षण है बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ। क्षय रोग है नेक्स्ट रोग, क्षय रोग, इसका जीवाणु है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, प्रभावित अंग है फेफड़ा। लक्षण है बार बार खांसी के साथ कफ एवं रक्त निकलना। और अगली बीमारी है गोनोरिया, जीवाणु है नाइसेरिया गोनोराई, प्रभावित अंग है मूत्रमार्ग। लक्षण है मूत्रमार्ग में सूजन। और अगली बीमारी है सिफिलिस, इसका जो जीवाणु है ये है ट्रेपोनमा पैलिडम और ये प्रभावित अंग है शिश्न। शिश्न के लक्षण क्या हैं? शिश्न में घाव। फिर है टिटनेस में क्या होता है, जीवाणु कौन सा होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी,
इससे प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। लक्षण है तेज बुखार, जबड़ा, भींचना एवं शरीर में ऐंठन। और फिर हैजा है, हैजे में विब्रियो कॉलरी होता है, जीवाणु। और प्रभावित अंग है आंत। लक्षण है लगातार दस्त और उल्टियाँ। और अगली बीमारी है डिप्थीरिया। इसमें कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी ये जीवाणु है। प्रभावित अंग है श्वास नली। और लक्षण है सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। और अगली बीमारी है काली खांसी। इसके जीवाणु हैं हीमोफिलिस पर्टूसिस। प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र। और ये इसका लक्षण है लगातार खांसी आना। कुष्ठ रोग है अगली बीमारी, तो इसका जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तंत्रिका तंत्र और त्वचा इससे प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण है शरीर पर चकत्ते तंत्रिकाएं प्रभावित। टाइफाइड है, इसका जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी। और इसका प्रभावित अंग है आंत। लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द। और अगली बीमारी है निमोनिया। इसके जीवाणु है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अंग जो प्रभावित होता है इससे निमोनिया से फेफड़ा। और लक्षण है तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। अब विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग एवं उनके लक्षण देखते हैं। तो रोग है पोलियो, तो विषाणु है पोलियो। प्रभावित अंग है गला, रीढ़ नाड़ी संस्थान। लक्षण है ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी एवं आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और अगला रोग है चेचक। इसका विषाणु है वेरियोला वायरस। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने। और अगला रोग है डेंगू ज्वर। विषाणु है अर्बो वायरस। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर, विशेषकर सिर, आँखें एवं जोड़। और लक्षण है बुखार, आँखों, पेशियों, सिर तथा जड़ों में दर्द। ठीक है। एड्स में इसका विषाणु है HIV। और अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली। इसके लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। इन्फ्लुएंजा है बीमारी, इसका विषाणु है मिक्सो वायरस। अंग है संपूर्ण शरीर, प्रभावित अंग। और लक्षण है सर्दी, छींक, बेचैनी। और छोटी माता है, इसका विषाणु है वेरिसेला वायरस। इससे प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। और लक्षण हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएँ। अगला बीमारी है खसरा। इसका विषाणु है ऑर्बिली वायरस। इसके प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। और इससे लक्षण है शरीर पर लाल दाने। रेबीज है, रेबीज का क्या होगा विषाणु रैब्डो वायरस। इससे प्रभावित जो अंग है तंत्रिका तंत्र है। लक्षण है जीभ बाहर निकलना एवं पागलपन। रेबीज ये कुत्ते के काटने से होता है, इसलिए लोग रेबीज का टीका लगवाते हैं कुत्ता अगर काट लेता है तो। हर्पीज़ है लास्ट बीमारी विषाणु से होने वाला। इसका विषाणु है हर्पीस। और इससे प्रभावित जो अंग है वो त्वचा है। इसमें क्या होता है कि त्वचा में सूजन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।